बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी आज एक ही शेयर करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब की पेशी थी और बहुत ही अहम समात थी। उसका आंखों देखा हाल मैं आपके सामने पेश करूंगा, तमाम एस्पेक्ट्स कि वो आज एक मरतबा फिर उनको कैसे मौका मिला, एक मरतबा फिर नैब की सरतोड़ कोशिश के बावजूद वो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं हुए या कम अज़ कम एब्सकॉन्डर की कार्रवाई नहीं हुई शुरू उनके ख़िलाफ़। क्या क्या हुआ इस समात में, बहुत ही अहम वीडियो है। इससे पहले मैं एक चीज़ मैंने कॉरिजेंडम जारी कर दिया था पिछली वीडियो में। मैंने वो जो वीडियो बनाई और उसमें वो जो हाथियों के गिरोह के सरबराह, मसलन मैं बिल्कुल वाज़े तौर पे कह दूं, वो तो मैं इस वजह से कहा था कि सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कालम में लिखा, इस वजह से उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैंने वो तजिया किया इससे पहले वाली वीडियो में। तो कि नवाज़ शरीफ साहब क्यों अचानक मुतहरक हुए हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, उनको कहाँ से यकीन दहानी या कौन सी उम्मीद है, इस पे वो वीडियो आप देख लीजिएगा अगर किसी ने नहीं देखी तो। बहुत सारे दोस्तों ने उसको पॉइंट आउट किया। मैंने बाजवा साहब का जो टेन्योर है, जो प्रेजेंट टेन्योर मुलाजमत का, वो कहा था कि नवंबर 2023 तक ख़त्म। नहीं जनाब, वो नवंबर वाकई नवंबर 2022 तक ख़त्म होना है। जिन दोस्तों ने पॉइंट आउट किया बहुत ठीक किया, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। मुझे कुछ दोस्तों ने ट्विटर पे भी टैग करके कहा, तो मैंने कहा जी बहुत शुक्रिया आपका। ये वो एक चीज़ होती है, मुझे पता था, वो उसमें मुझे मालूम है, इस सारी चीज़ को कवर किया। और दूसरी बात यह है कि इसमें मैंने वीडियो भी की। आपको याद होगा खोसा साहब ने जब वो 2019 में, नवंबर 2019 में ये सारा कुछ मसला बना था, हाई कोर्ट में, अपना सुप्रीम कोर्ट में सारा कुछ चला था। लेकिन वो कैलकुलेशन में बाज़ औक़ात मेरे तजिए पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे कि 2022 से 2023। लेकिन वाकई ठीक बात है कि नवंबर 2022 में उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है। भाई गलती एक चीज़, बेशक आपसे कोई कैलकुलेशन की भी गलती हो जाती है, उसको मानना बड़ी डिग्निटी होती है। क्योंकि मैं ये नहीं समझता कि मैं अक्ल कुल हूँ, वो कभी भी नहीं समझा। मेरे से जब से बात होती है ना, बहुत बड़े बड़े लोग जब वो कहते हैं ना कि हम आपका तजिया सुनते हैं, तो ये मेरे लिए ऑनर है। मैं बहुत ही तकरीबन अपने तमाम व्यूअर से अपने आप को बड़ा कम इल्म समझता हूँ। ये परवरदिगार की करम नवाजी है कि वो इस तरह के इतने पढ़े लिखे और इतने डिसेंट और इतने जो है ना बड़े बड़े लोग जो है ना, जब वो कहते हैं इस तरीके से, मुझे तमाम व्यूअर्स का एहतराम है। और इस हवाले से अक्ल कुल मैंने कभी नहीं समझा जनाब। अक्ल कुल जो अपने आप को कोई फ़र्द या अफराद या कोई भी समझते हैं, तो उनको याद रखना चाहिए बहुत सारे अक्ल कुल से जो है ना ऐसे हैं जिनसे कब्रिस्तान भरे पड़े हैं। आ जाएँ जनाब इस नवाज़ शरीफ साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पेशी पर। तो पिछली समात पे आपको याद होगा मैंने उस पर बड़ी मुफस्सल वीडियो भी की, और उनका जो फिर एक फ़ैसला आया था 4 सफ़ात का, उस पर भी मैंने बात की थी और बहुत मुफस्सल बात की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आज अदालत ने मैं जो वीडियो में मैंने बातें की उसको एंडोर्स भी किया। तो पिछली समात पे ये हुआ कि नवाज़ शरीफ साहब 10 को सरेंडर करें और हाजिर हों, तब उसके बाद आगे जो है ना कार्रवाई चलेगी। तो सरेंडर, कल उन्होंने कहा कि जी सरेंडर किए बग़ैर मेरी अपीलें सुने। उनके वकील ने, ख्वाजा हारिस साहब ने दरख्वास्त जमा करवाई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आज भी उसी का जिक्र हुआ जनाब। अब जनाब आ जाए इस समात पर कि समात जैसे ही शुरू हुई तो अदालत ने कहा, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने, कि जी नवाज़ शरीफ साहब को किसी और अदालत ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी डिक्लेयर किया है, यानी इश्तिहारी भी डिक्लेयर किया है। तो बताया गया कि जनाब हाँ बिल्कुल वो एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस में उनको वो किया है। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा जस्टिस साहब ने कि बस हम आज ये सवाल सिर्फ सुनेंगे और इसी पर बहस को रखेंगे कि क्या कि अगर एक शख्स एक मुकदमे में इश्तिहारी करार दिया जा चुका है, तो क्या दूसरे मुकदमे में उसकी कोई दरख्वास्त सुनी जा सकती है। अपीलों का उन्होंने बड़ा वाज़े बहुत दफ़ा कहा दोनों जस्टिसेस ने कि अपीलें सुनेंगे, जो अपीलें उनकी लगी हैं वो ज़रूर सुनेंगे, यानी अल अज़ीज़िया वाली हो या एमन फील्ड की हो या जो भी हो, तो अपीलें जो लगी हैं ना वो ज़रूर हम सुनेंगे। लेकिन बात ये है कि ये जो दरख्वास्तें कल आपने दी हैं कि ये दरख्वास्तें कि जी उनकी अदम मौजूदगी में कोई नुमाइंदा मुकर्रर कराया जाए और उनकी अदम मौजूदगी में यानी नवाज़ शरीफ साहब ना आएँ और फिर भी उनकी अपीलें सुने, तो क्या ये भी इस तरह से हम कर सकते हैं? ये जो दरख्वास्तें आपने कल दी हैं, क्या ये मेंटेनेबल हैं? क्या ये काबिल समात हैं? अगर एक बंदा इश्तिहारी करार दिया जा चुका है तो फिर उसकी भी अपीलें किसी और केस में सुनी जा सकती हैं। कुछ केसेस का भी हवाला दिया गया वगैरह। उसके बाद जनाब जस्टिस मोहसिन अस्तर कियानी साहब ने कहा कि क्या ख्वाजा हारिस साहब से पूछा
कि क्या नवाज़ शरीफ साहब किसी हस्पताल में दाखिल हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हस्पताल में दाखिल नहीं हैं। तो फिर ये बड़ी अहम बात मैंने नोट की है, मैं इन चीज़ों को बहुत ही क्यूरियासिटी से एक नोट किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में एक डॉक्टर साहब ने बैठ के रिपोर्ट लिखी, जबकि नवाज़ शरीफ साहब तो लंदन में हैं। चलें, अगर वो हस्पताल में दाखिल होते तो फिर तो और बात थी कि मरीज़ नहीं आ सकता, तो अगर फिर तो बात बन सकती थी। मेरा ख्याल ये है कि मुझे मेरी छठी हिस्स बता रही है कि हो सकता है कि कोई अगले जो समात मुलतवी हुई है 15 सितंबर तक और अगले मंगल को हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ इस तरह की भी इतलात आ जाएं कि नवाज़ शरीफ साहब हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, या नवाज़ शरीफ साहब के हॉस्पिटलाइजेशन की कोई डेट आ गई है, या जिस तरीके से भी, या कोई सर्जरी की डेट, या इस हवाले से मुझे ख्वाजा हारिस के अंदाज से भी लग रहा था कि जिस तरीके से वो समात को मुलतवी कराने की कोशिश कर रहे थे वगैरह। अब आ जाएँ, जनाब जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने फिर कहा कि ECL के लिए दरख्वास्त कब दी, तो ख्वाजा हारिस साहब ने बताया, और फिर वो सारा जिक्र आया कि जनाब इन्होंने किसने हटाया, गवर्नमेंट ने हटाया, लाहौर हाई कोर्ट का क्या किरदार था, वो सारा कि जनाब को उन्होंने एक बांट रखा था, तो इन्होंने तो हुकूमत ने तो लाहौर हाई कोर्ट ने हटाया वगैरह, ये सब कुछ वो बताया। तो फिर कहा कि कब गए नवाज़ शरीफ साहब, तो फिर ख्वाजा हारिस साहब ने बताया कि 19 नवंबर 2019। अच्छा, तो फिर अदालत ने पूछा कि ये तो 4 हफ्ते अगर हिसाब किया जाए वहीं से भी, तो ये 4 हफ्ते तो दिसंबर में ख़त्म हो जाते हैं। अब वो आ गए जनाब अटार्नी जनरल पर, अदालत आ गई अटार्नी जनरल पे। पिछली समात में उन्होंने अटार्नी जनरल से पूछा था ना कि आप गवर्नमेंट से पूछ के बताएं क्या उनका स्टांस है कि वो क्यों नहीं गए नवाज़ शरीफ साहब के डॉक्टर से पूछने के लिए, या क्यों नहीं गए उनकी सेहत के बारे में मालूम करने के लिए। तो अटार्नी जनरल ने पिछली समात पे ये कहा था कि जनाब इस वजह से मैं कोई हिदायत नहीं ले सका, अगर मैं हिदायत नेक्स्ट समात पे लूँगा तो मैं बताऊँगा। अब इस समात पे अटार्नी जनरल साहब आए तो कोर्ट ने कहा कि जी हाँ जी बताएं कि आपने, कि अगर नवाज़ शरीफ साहब 19 को गए, 19 नवंबर को पिछले साल, दिसंबर में उनके 4 हफ्ते ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद इन्होंने एप्लीकेशन दी मज़ीद बेल एक्सटेंड करने की, तो पंजाब हुकूमत ने वो एप्लीकेशन भी, यानी बेल की तोसी की एप्लीकेशन भी इनकी मुस्तरद कर दी, लेकिन वफाक ने तकलीफ़ नहीं की। ये अल्फाज थे अदालत के कि वफाक ने ज़रूरत महसूस नहीं की, और दूसरी मरतबा कहा कि वफाक ने तकलीफ़ नहीं की ये जानने के लिए कि नवाज़ शरीफ साहब की सेहत कैसी है, और ये जानने के लिए किसी को उधर वहाँ भेजा नहीं है, किसी हाई कमीशन के किसी नुमाइंदे को वगैरह को। तो अब जनाब उसके बाद अटार्नी जनरल साहब कहते हैं कि जनाब वो तो हमें ज़रूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि हुकूमत पंजाब ने उनकी वो रिजेक्ट कर दी थी, ना ही वो अस्पताल दाखिल हुए। फिर अदालत ने कहा कि जब 27 फरवरी को हुकूमत पंजाब ने उनकी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी, तो आपको कम अज़ कम तकलीफ़ करनी चाहिए थी। फिर अटार्नी जनरल ने वही दोहराया। तो फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि माज़रत के साथ आपको प्रपोजिशन ही समझ नहीं आ रहा, ये जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब कि आपको तो मेरी बात देने की समझ ही नहीं आ रही, ठीक है ना। अब अदालत ने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ। अदालत ने ये कहा कि जहाँ तक अपील का ताल्लुक़ है, हम ये नहीं कह रहे कि हम अपील खारिज कर रहे हैं, यानी अल-अज़ीज़िया वाली अपील, ठीक है ना, या बाकी भी जो उनके सामने अपीलें हैं, वगैरह अपील नहीं खारिज कर रहे, क्योंकि अपील्स ऑलरेडी एडमिटेड हैं, वो सुनेंगे। अच्छा, एक और बात भी ख्वाजा हारिस ने बड़ी अहम उठाई, जब ये बताया, ये दो बातें ख्वाजा हारिस ने, बहुत ही अहम नुक्ता। एक तो कहा ना कि जी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर इश्तिहारी हो तो वो उसकी अगली दरख्वास्त कोई भी नहीं सुनी जा सकती, उसके राइट्स नहीं होते। हाँ, राइट्स तो होते हैं उस वक़्त के जो अपने आप को जब वो अदालत के सामने सरेंडर करता है। तो ख्वाजा हारिस ने इस पे कहा कि जनाब वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से मुराद इश्तिहारी तो कम अज़ कम अगर चलें वो हो ना, कि जो भाग के चला जाए किसी कार्रवाई से, या इधर ही कहीं रूपोश हो जाए, इस तरीके से, वो बाकायदा बीमारी के लिए, इलाज के लिए गए हैं वहाँ पर। उसके बाद एक दूसरी बात भी जो है ना, मतलब उन्होंने ये ख्वाजा हारिस साहब ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है ना ये बात की। अब उसके बाद जो है ना उन्होंने कहा कि हम अपीलें सुनेंगे, दरख्वास्तें, वो जो अपीलें हैं वो ऑलरेडी एडमिटेड हैं, ठीक है। और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के बारे में कि ये देखेंगे कि क्या ये दरख्वास्तें आपकी सुनी जा सकती हैं या नहीं जा सकती, जो आपने कल दरख्वास्तें जमा करवाई हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जनाब नायब प्रोसिक्यूटर की बारी आई। अच्छा, नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस अदालत का कोई भी हुक्म, ये ज़रा सुनिएगा, इस पे अदालत ने भी वो एतराज़ किया, इस अदालत का कोई भी हुक्म नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ एहतसाब अदालतों में जो मुकदमात चल रहे हैं उनको मुतासर करेगा।
अच्छा, बात यह है ना, मेरा ख्याल है वो कहना ये चाह रहे थे कि अगर अदालत उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर या एब्सकॉन्डर डिक्लेयर नहीं करती तो फिर यही लोग नवाज शरीफ के वकील, इनके वकला ये कहेंगे कि जनाब देखें, उन्हें तो हाई कोर्ट ने भी नहीं किया तो आपने कैसे उनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, और फिर उस फैसलों को चैलेंज करेंगे। लेकिन अब उनके मुंह से निकल गया कि एनी ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट कैन अफेक्ट द अदर केसेस ऑफ नवाज शरीफ इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स आर समथिंग एल्स। तो अब दो दफ़ा जो है ना, 2-3 मरतबा जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि एनी ऑर्डर, कोई भी हुक्म। अब यहाँ पे फंस गए जनाब वो जो नैब के वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे भरवाना साहब। अच्छा, आज एक ही सवाल है, अदालत ने कहा कि इस अदालत के सामने कि क्या इश्तिहारी की दरख्वास्तें सुनी जा सकती हैं या नहीं। ख्वाजा हारिस साहब को एक मौका और दे रहे हैं, वो अपना कानूनी नुक्ता नज़र जाहिर करें कि अगर एब्सकॉन्डर डिक्लेयर। अच्छा, एक और बात उन्होंने कहा कि अगला जब ये मंगल है जो 15 सितंबर, इसमें ख्वाजा हारिस साहब बताएं कि क्या वो अदालत, क्या जो है ना ये सुनी जा सकती हैं दरख्वास्तें आपकी या नहीं। क्या ये जो कल आपने दरख्वास्तें जमा करवाई हैं कि नवाज शरीफ साहब ना आएँ और कोई नुमाइंदा मुकर्रर कर दें, उस नुमाइंदे की मौजूदगी में वो सुने, तो फिर क्या सुनी जा सकती हैं। क्या कोई ऐसे कानूनी दलाइल हैं, आप अदालत को मुतमईन करें अगले मंगल को 15 सितंबर को कि क्या ये अदालतें इस दौरान। एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पहले भी बताई कि अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो अदालत ने एक प्रोविज़न दी है कि अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, अगर होते तो तब हो जाते हैं नहीं, अगर होते हॉस्पिटलाइज्ड तो तब कोई बात बननी थी। इसका मतलब ये है कि ये एक नुक्ता तो है ना कि अगर वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं तो अगली पेशी पे फिर एक सिलसिला चेंज हो सकता है। और इसी तरीके से फिर उन्होंने, अदालत ने ये भी कहा कि जनाब एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करना हो तो उसका पूरा प्रोसेस है, यानी एब्सकॉन्डर ये नहीं है कि बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश है। आज को जब अदालत हम गए तो कुछ दोस्त पूछ रहे कि जनाब कैसे फिर नवाज शरीफ आज इश्तिहारी करार हो जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी। मैंने कहा भाई अगर हो भी सही ना तो उसके लिए भी पूरा प्रोसेस है कि पहले बेलेबल वारंट, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, और उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट, उसके बाद प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, उसके बाद एब्सकॉन्डर वगैरह ये होता है, फिर जायदाद की कुर्की वगैरह या वो सिलसिला वो शुरू हो जाता है। ठीक है ना, बहुत लोगों को जल्दी थी जनाब पिछली दफ़ा भी कि एट एनी कास्ट बाई ऑल मीन्स, अदालत ने कहा है कि जनाब वो रिमार्क्स में आया था ना, मैंने बताया था कि हर सूरत में हर हालत में आना चाहिए, लेकिन फैसले में उन्होंने नहीं लिखा कि हर हालत में और हर सूरत में। बड़े बड़े स्क्रीन पर जनाब बड़े बड़े मीडिया हाउस ने, बड़ी बड़ी जो टीवी ने चलाया कि जनाब वो हर हालत में उनको कहा है। आज वो चीज़ें आपको ठंडी नज़र आती होंगी। आज क्यों इस वजह से ठंडी नज़र आई कि नैब को कामयाबी नहीं हुई, इस वजह से बड़ी कोशिश की जनाब नैब के प्रोसिक्यूटर ने कि आज ही वो कार्रवाई शुरू हो जाए। उन्होंने कहा नहीं जनाब। अच्छा, ख्वाजा हारिस साहब की बड़ी तारीफ़ की, उन्होंने कहा इनकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है और बड़े ये जजेस ने उनकी तारीफ़ की कि ये बहुत, इनको हम मौका और एक देना चाहते हैं कि जनाब उनकी वाकई उनकी क्रेडिबिलिटी की भी, उनकी ख्वाजा हारिस साहब की जो है ना कानूनी दलाइल की भी, इन चीज़ों की उन्होंने सब में बड़ी तारीफ़ की। ख़ास तौर पे मतलब मैंने ख़ुद सुना वहाँ पे जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने भी, उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस साहब को, और तो ख्वाजा हारिस साहब से बार बार यानी कि वो ओपिनियन लेने के लिए कहते हैं कि जनाब हम आपकी जो है ना ओपिनियन ले रहे हैं, तो वो भी यही कहते हैं कि सर मैं भी असिस्ट कर रहा हूँ कोर्ट को। तो ये 15 सितंबर को क्या होता है, क्योंकि 15 जब भी कोई पेशी, कोई एक्सटेंशन मिलती है या एडजर्नमेंट मिलती है, उसमें यही होता है जनाब कि इस एडजर्नमेंट, अब देखें ना पिछली एडजर्नमेंट ली तो इन्होंने एप्लीकेशन जी जमा करवा दी और वो डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट भी आ गया। अब देखते हैं अगली पेशी पे कोई और मेडिकल सर्टिफिकेट आता है, अगली पेशी पे नवाज शरीफ साहब की क्या सर्जरी की कोई डेट आती है, अगली पेशी पे कोई नवाज शरीफ साहब की हॉस्पिटलाइजेशन की कोई रिपोर्ट आती है एडमिट होने की, और अगली पेशी पे या उनका कोई हॉस्पिटलाइजेशन के लिए डेट दी जाती है या कुछ और। जाहिर है विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी तरीके से कार्रवाई चेंज होती है ना कि जब वहाँ से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आ जाता है जो बहुत ही रेलिवेंट होता है, जो बहुत ही ऑथेंटिक होता है, तो फिर डेफिनेटली उस कार्रवाई को जो है ना उसका रुख अदालत के हिसाब से, अपने हिसाब से मोड़ा जा सकता है और वो जजेस की अपनी डिस्क्रिशन होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।